हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू स्मार्ट वे। हम डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस। तो आज हमारे सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑफ इंग्लिश विद अ एक्सप्लेनेशन। एंड इससे फर्स्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, यानी इससे पहले भी हम टॉप 20 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस का ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग इज सोट। यहाँ पर ये होगा इन विच मेथड एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग इज सोट, कि ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें हमें मदर टंग का एक्सेसिव यूज़ देखने को मिलता है, यानी जिसमें हमारी मदर टंग बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, जब हमने डिस्कस किया था जीटी मेथड यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, तब हमने डिस्कस किया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम सबसे ज़्यादा यूज मदर टंग का करते हैं। टीचिंग ग्रामर में के यानी कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके मदर टंग में फिर सिखाया जाता है, यानी इसमें जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसका बहुत ही कम यूज होता है। सो हमारा राइट आंसर होगा जीटी मेथड यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर डिवेलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज विदाउट हेल्प ऑफ मदर टंग, कि एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, क्या टीच कर रहा है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे डिवेलप कर रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ है, यानी कि मान लो कि कोई टेक्स्ट है उसे टीच करते हुए वो उनकी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप कर रहा है बच्चों की मदर टंग का बिना यूज किए। यानी कि वो टीचर है वो मदर टंग का यूज़ नहीं कर रहा, डायरेक्ट ही बच्चों को उनकी टारगेट लैंग्वेज में सिखा रहा है। यानी कि मान लो उनकी जो टारगेट लैंग्वेज यानी फॉरेन लैंग्वेज मान लो अगर इंग्लिश है तो वो उन्हें इंग्लिश में ही उसकी अंडरस्टैंडिंग सिखा रहा है कि किस तरह से इंग्लिश को इंग्लिश में समझा जाए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विच मेथड डज ही यूज, कि वह कौन से मेथड का यूज करता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है बाइलिंगुअल मेथड, थर्ड है ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड फोर्थ है जीटी मेथड। तो फ्रेंड्स, जीटी मेथड तो होगा ही नहीं, बिकॉज जीटी मेथड में तो एक्सेसिव यूज होता है मदर टंग का। सो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बाइलिंगुअल मेथड है वो डायरेक्ट मेथड और जीटी मेथड के बीच में मिडवे का काम करता है, यानी इसमें जो हमारी अर्ली स्टेज है यानी जो जूनियर लेवल है वहाँ पर मदर टंग का यूज एक्सेप्ट होता है। सो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। इसके अलावा होगा ऑडियो लिंगुअल मेथड, और जैसा कि आपको पता है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में तो हम बिल्कुल भी राइटिंग और रीडिंग का यूज नहीं करते। वहाँ पर केवल एक जो हमारा टीचर होता है यानी कि जो ट्रेनर होता है वो डायलॉग्स बोलता है, और जो लर्नर्स होते हैं वो उनकी मिमिक्री करके उनको मेमोराइज करके स्पीकिंग सीखते हैं। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारे पास एक जो ऑप्शन बचता है वो है डायरेक्ट मेथड। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड। हमने जब डायरेक्ट मेथड को पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट मेथड में हम केवल और केवल फॉरेन लैंग्वेज यानी कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है जिसे हम सीखना चाहते हैं उसका ही यूज करते हैं। इसमें हमारी मदर टंग का यूज बिल्कुल नहीं होता, और हम डायरेक्ट फॉरेन लैंग्वेज को सीख सके इसके लिए यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स का भी काफ़ी यूज किया जाता है। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड, यानी कि जो टीचर है वो डायरेक्ट मेथड का यूज करके बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड डज सूट मेजोरिटी ऑफ इंडियन टीचर्स, कि कौन सा मेथड है जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन टीचर्स पर शूट करता है, यानी कि भारत के अधिकांश टीचर्स पर शूट करता है। यानी कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी को मिक्सअप बोलते हैं, क्योंकि आज का जो चलन हो गया है ना तो कोई प्रॉपर हिंदी बोलता है और ना ही कोई प्रॉपर इंग्लिश बोलता है। तो यानी कि उनके बीच का जो रास्ता है वही लोग अपनाते हैं, यानी कुछ चीज़ें इंग्लिश में पढ़ा दी जाती है और कुछ जो डिफ़िकल्ट लगती है उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया जाता है। तो जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में यानी सेकंड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया
कि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो डायरेक्ट मेथड और जीटी मेथड के बीच में बॉन्ड का काम करता है। सो यहाँ पर हमारा जो बाइलिंगुअल मेथड है वो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टीचर्स पर शूट करता है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो हमारे यहाँ पर ऑडियो लिंगुअल मेथड भी नहीं होगा, डायरेक्ट मेथड भी नहीं होगा और जीटी मेथड भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम सपोर्टर ऑफ डायरेक्ट मेथड। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डायरेक्ट मेथड का प्राइम सपोर्टर कौन है, यानी कि कौन है जो इसको हमारा जो ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है इसको अप्रोच करता है, यानी लोगों को इस चीज़ के बारे में कहता है कि आप इसे यूज करिए, यानी कि इसको प्रमोट करता है। सो जब हमने एक बार हमने देखते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है माइकल वेस्ट, सेकंड है जॉन सी, देन थर्ड है कार्ल प्लोट्ज एंड फोर्थ है लीन पॉल मार्टिन। तो हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लीन पॉल मार्टिन। तो जब हमने CLT को पढ़ा था, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच को जब हमने पढ़ा था, तब हमने डिस्कस किया था कि CLT को डेवलप किया था लीन पॉल मार्टिन ने। तो ये तो उसके डेवलपर हुए। सो ये तो डायरेक्ट मेथड को सपोर्ट नहीं करते, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है कार्ल प्लोट्ज। कार्ल प्लोट्ज और जो जोहन सिदेन है, ये दोनों ही GT मेथड के सपोर्टर है, ना कि डायरेक्ट मेथड के, यानी ये दोनों ही GT मेथड को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चों को उनकी मदर टंग में अच्छे से समझ में आता है, इसलिए बच्चों को जो भी सिखाया जाए उनकी मदर टंग में ट्रांसलेट करके सिखाया जाए ताकि बच्चे आराम से चीज़ों को समझ सकें। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा माइकल वेस्ट, यानी माइकल वेस्ट ने डायरेक्ट मेथड को डेवलप किया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये याद होगा, और अब अगर याद नहीं था तो अब आपको याद हो गया होगा। आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड वाज डिवेलप एज ए रिस्पॉन्स टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा मेथड है जो ऑडियो लिंगुअल मेथड के रिस्पॉन्स में डेवलप किया गया, यानी उसके अगेंस्ट डेवलप किया गया। तो फ्रेंड्स, जब हमने ऑडियो लिंगुअल मेथड को पढ़ा था तब हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि इसमें ओवर लर्निंग होती है, इसमें मेमोराइज होता है, इसमें जो डायलॉग्स होते हैं उनको ही मिमिक्री करके सीखना होता है और वैसे ही बोलना होता है। यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता। यहाँ केवल और केवल जो टीचर होता है वो डायलॉग्स बोलता है और जो लर्नर्स होते हैं वो डायलॉग सुनते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, उनको मेमोराइज करते हैं और फिर उसे अपने यानी अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CLT। आर्मी मेथड है, ये ऑडियो लिंगुअल मेथड का ही नया नाम है, यानी इसका जो सेकंड नेम है वो है आर्मी मेथड, बिकॉज इसका जो हमने यूज किया था, यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड को आर्मी को ट्रेंड करने के लिए ही किया गया था। सो इसे हम आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड है वो डॉक्टर वेस्ट ने डेवलप किया था और इसमें उन्होंने रीडिंग पर फोकस किया था और ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है, तो डायरेक्ट मेथड है और डायरेक्ट मेथड GT मेथड के अगेंस्ट आया था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा CLT, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। यानी कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है ये हमारे कम्युनिकेशन को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, यानी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। सो ये ऑडियो लिंगुअल मेथड के अगेंस्ट डेवलप किया गया था ताकि इसके कुछ जो ड्रॉबैक्स थे उनसे लर्नर्स को बचाया जा सके और उन्हें अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरह से कम्युनिकेट करना है ये सिखाया जा सके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। तो आपको याद रखना है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड के अगेंस्ट हमने CLT को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द मेजर फीचर ऑफ CLT। यानी यहाँ पर हमें CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच के मेजर फीचर्स को फाइंड आउट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है एम्फेसाइज ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। कि इसमें जो एम्फेसाइज होता है वो होता है कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसी में हम इंस्ट्रक्शन करें, यानी कि उसी में हम बोले, उसी में अंतःक्रिया करके सीखें।
नेक्स्ट है टू लिंक क्लासरूम एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम्स, यानी कि जो हमारी क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ है उनको कक्षा के बाहर के माहौल से जोड़ना, यानी हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, यानी बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट है वो भी और जो सेकंड है वो भी, ये दोनों ही मेजर फीचर है किसके, सीएलटी के। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर एम्फेसाइज किया जाता है लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, किसमें जो भी सिखाया जाता है वो टारगेट लैंग्वेज में ही इंटरेक्शन करके सिखाया जाता है। बट यहाँ पर अगर मदर टंग के यूज की ज़रूरत पड़े तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है, बट एक यानी कि एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सेसिव यूज ही हो जाए, यानी जुडिशियस यूज में यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि इसमें हम क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, तो यानी कि ये दोनों ही सीएलटी के फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द मेजर फीचर्स ऑफ एएलएम, यानी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसके उसका जो एक फीचर है वो कौन सा है, यानी कि एक है तो एक, यानी इन चारों ही ऑप्शन में से हमें राइट आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है वो बिहेवियर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी कि बिहेवियर जो साइकोलॉजी थे उसका एक रूल दिया था हमारे स्किनर मोदिया ने। तो उन्होंने बताया था कि हम एक चीज़ की अगर बार बार प्रैक्टिस करें, यानी अगर हम एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करें तो हमें उस पर एक मास्टरी हो जाती है, हमें उनकी हैबिट बन जाती है। तो यहाँ पर इसमें हैबिट फॉर्मेशन पर भी बल दिया जाता है और इसके अलावा इसमें रीइंफोर्समेंट भी दिया जाता है। बिकॉज हमने देखा था कि जब हमारे स्किनर ने प्रयोग किए थे एक पिजन पर और रैट पर, तब उन्होंने उनके जो राइट यानी कि वो जो चाहते थे यानी वांटेड रिस्पॉन्स पर उन्होंने उन लोगों को, यानी कि जो रैट था उसे भी और जो पिजन था उसे भी उन्होंने रीइंफोर्समेंट दिया था, यानी इंसेंटिव दिया था। तो यहाँ पर इसमें भी इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो ये तो राइट है। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन मिमिक्री मेमोराइजेशन एंड ओवर लर्निंग, किसमें मिमिक्री मेमोराइजेशन एंड ओवर लर्निंग पर फोकस किया जाता है। तो ये भी सही है, बिकॉज जब हम किसी चीज़ की हैबिट बनानी होती है तब हमें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो ट्रेनर होता है वो डायलॉग्स बोलता है और जो लर्नर्स होते हैं वो उसकी मिमिक्री करते हैं, उन डायलॉग्स को मेमोराइज करते हैं एंड ओवर लर्निंग के थ्रू उन्हें माइंड करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज, यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड का हमारा जो राइट आंसर होगा, इसके जो फीचर्स है वो दोनों ही इसके फीचर्स है जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अप्रोच इज कॉल्ड ओरल अप्रोच, कि हमारी कौन सी अप्रोच है जो यानी कि बोले तो ओरल यानी कि इस वाले ओरल का मीनिंग होता है श्रव्य और इसका मीनिंग होता है स्पीकिंग यानी बोलने वाला। तो ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसमें सुनना और बोलना दोनों होते हैं, यानी सुनना बोलना अप्रोच के नाम से हम कौन सी अप्रोच को जानते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने डिस्कस किया था एएलएम को तब हमने डिस्कस किया था कि इसे हम ओरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसमें जो ट्रेनर होते हैं वो डायलॉग्स बोलते हैं तो वो क्या करते हैं वो ओरल करते हैं, यानी कि और उनको जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको सुनते हैं, और यानी कि वो जब ट्रेनर डायलॉग्स बोलते हैं तब वो ओरली स्पीक करते हैं और बच्चे उन्हें ओरली, यानी कि जिसका आंसर ये AURAL है, इसका मीनिंग होता है श्रव्य यानी सुनना। तो यानी इसके थ्रू वो सुन रहे होते हैं और उसके बाद जब वो मेमोराइज कर लेते हैं तब वो बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर केवल सुनना और बोलना होता है। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ALM, यानी कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है इसमें ही हम केवल बोल और सुनकर ही चीज़ों को सीखते हैं। सो हमारा राइट आंसर होगा ALM। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चूज़ द राइट ऑप्शन अबाउट स्ट्रक्चरल अप्रोच। हमें यहाँ पर चूज करना है कि जो हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसके बारे में क्या यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेडेशन इन द ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कि इसमें जो ग्रेडेशन होता है यानी कि जो हमारी स्ट्रक्चर्स होती है, आप हमने पढ़ा था कि जब हम स्ट्रक्चर अप्रोच पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जब भी हम स्ट्रक्चर सीखते हैं तो वो ग्रेडेड होते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड के होते हैं। अगर हम इंडिया में सीख रहे हैं तब हमें पूरे वर्ल्ड में हम अगर उन्हें कहीं पर भी यूज करें तो लोगों को वो समझ में आने चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि उनको ग्रेडेड किया जाता है, यानी उनका जो ग्रेडेशन है वो किया जाता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी जटिल से सरल के क्रम में। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ये फर्स्ट वाले तो सही था, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड लाइन की वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सो ये तो हमारा राइट आंसर होगा नहीं, यानी फर्स्ट तो नहीं होगा, तो सेकंड होगा मोर देन वन स्ट्रक्चर आर एट वन टाइम, कि एक से अधिक स्ट्रक्चर एक बार में सिखाए जाते हैं। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर वन स्ट्रक्चर एट वन टाइम स्ट्रैटजी को फॉलो किया जाता है। सो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग। कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो राइटिंग और रीडिंग में हमें उनका कितना यूज करना होता है इस पर बेस्ड होते हैं, यानी कि जो हमारी बुक्स में होते हैं वो और जो हमें लिखने होते हैं वो स्ट्रक्चर्स हमें फॉलो करने हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हमें लर्न करना है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, बिकॉज हम इस पे जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ही फोकस करते हैं, ताकि हम यहाँ पर अपने कॉम्पिटेंस को यानी कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को डेवलप कर सकें, यानी एक भाषा पर दक्षता हासिल कर सकें। सो हमारा यहाँ पर बचा फोर्थ ऑप्शन, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है स्ट्रक्चर शुड बी ग्रेडेड, इलस्ट्रेटेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड। तो यहाँ पर हमारे कहने का मीनिंग है कि जो स्ट्रक्चर्स है वो ग्रेडेड होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड के होने चाहिए, ताकि अगर हम कहीं पर भी उन्हें बोले तो लोग उन्हें आराम से समझ सके। नेक्स्ट था इलस्ट्रेटेड, यानी कि इनके एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाने चाहिए ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। अगर एक एग्जाम्पल से ना समझ में आए तो दूसरे से भी ना समझ में आए तो तीसरे से, इस तरह अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे तो बच्चों को आराम से और जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड नेक्स्ट था डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कि प्रदर्शन, यानी कि अगर चीज़ें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही तो उन्हें प्रदर्शन करके दिखाया जाना चाहिए, यानी विजुअली उनको दिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से इन स्ट्रक्चर्स का हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेथड टीचर्स टीच थ्रू डायलॉग्स। कि कौन से वाले मेथड में टीचर्स है वो डायलॉग के थ्रू टीचिंग कराते हैं। तो हमने यहाँ पर कई बार डिस्कस कर लिया है पहले भी, और जब हमने थियरी पढ़ी तब भी डिस्कस किया था, और अभी भी हम क्वेश्चन करते हुए डिस्कस कर चुके हैं कि जो ALM है यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इनमें जो ट्रेनर्स है वो डायलॉग फॉर्म में टीचिंग कराता है, यानी वो डायलॉग्स बोलता है और लर्नर्स है वो डायलॉग्स को रिपीट करके सीखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच मेथड इज एम्फेसाइज ऑन लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस। कि कौन सा मेथड है जिसमें हम लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा CLT है इसमें हम कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पर फोकस करते हैं। ALM की बात करें तब हम इसमें ओवर लर्निंग पर फोकस करते हैं और सीधे ही डायलॉग्स फॉर्म में सीखा जाता है। तो अगर हम लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करें तो इसमें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर बल दिया जाता है, और काफ़ी हद तक इसमें केवल ये सिखाया जाता है कि बच्चे हैं वो बस स्पीकिंग और लिसनिंग अच्छे से सीख जाए, यानी कि सामने वाले की बात को समझ सके और जो अपनी बात है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। लेकिन यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता। तो ये भी हमारा राइटिंग यानी कि हमारा राइट आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये आधा अधूरा मेथड है। नेक्स्ट है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में केवल और केवल टारगेट लैंग्वेज का यूज करके सिखाया जाता है। सो इसमें भी हमारा लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो डेवलप नहीं हो पाता है। सो इन तीनों में से कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। सो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा
वो होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रक्चरल अप्रोच। हमने जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम चारों जो हमारे लैंग्वेज स्किल्स हैं यानी लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, चारों पर फोकस करते हैं और चारों इसमें सिखाए जाते हैं। तो ये हमारे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर फोकस करता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड इज एम्फेसाइज ऑन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। सॉरी, यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है और इसका हमारा राइट आंसर अभी हमने देख लिया, वो होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड में डीजनरेट इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि ऐसा कौन सा मेथड है जो डीजनरेट हो सकता है किसमें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो अभी तक जितने मेथड हमने देखे हैं तो उनमें या तो टारगेट लैंग्वेज को डायरेक्ट सिखाया जा रहा है, उसके अलावा हमने केवल एक मेथड पढ़ा था जो था डायरेक्ट मेथड, यानी कि सॉरी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें हम मदर टंग का यूज करके सिखाते हैं। तो जब हमने पढ़ा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और नेचुरल मेथड, या नेचुरल मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का ही दूसरा नाम है नेचुरल मेथड, इसे ही हम मदर्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सो फ्रेंड्स, जब हमने जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया था तब हमने उन दोनों के कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे। तब उन दोनों के बीच का जो यानी कि जो उनका मिडवे था उसके रूप में हमने डिवेलप किया, यानी हमने तो क्या लिंग्विस्टिक्स ने ही डिवेलप किया था किसको, बाइलिंगुअल मेथड को। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बाइलिंगुअल मेथड, कि इसमें यहाँ पर जूनियर लेवल पर जो मदर टंग है उसके यूज को एक्सेप्ट किया जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसमें केवल और केवल मदर टंग का ही यूज हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमें टारगेट लैंग्वेज का भी 50% यूज करना होता है। सो कई बार मिस्टेक की वजह से यहाँ पर ये डीजनरेट हो सकता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, हमेशा तो नहीं होता बट फिर भी चांसेस रहते हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। सो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर इज प्लेइंग रोल ऑफ फैसिलिटेटर, विच मेथड इज ही यूजिंग, कि एक टीचर है वो एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि बच्चे खुद ही लर्निंग कर रहे हैं अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू। सो यहाँ पर पूछा गया है कि वो टीचर कौन से मेथड का यूज कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जब हमने कम्युनिकेटिव टीचिंग अप्रोच को पढ़ा था तब हमने कहा था कि इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें जो टीचर्स का रोल होता है वो होता है फैसिलिटेटर का, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो बस थोड़ी सी हेल्प करते हैं बच्चों की। जैसे अगर बच्चे रूल जनरेट करवाने हैं तो वो एग्जाम्पल देंगे और बच्चे उसके थ्रू रूल जनरेट करेंगे, और जब बच्चे अगर गलत रूल जनरेट कर देते हैं तब वो उन्हें चैलेंज देंगे कि आपके रूल में कहाँ कौन सी मिस्टेक है, यानी कि उन्हें चैलेंज देंगे तो बच्चे समझेंगे कि हमने कहाँ का मिस्टेक की है और वो अपने रूल को दोबारा से सही करेंगे और एक नया रूल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है वो होता है फैसिलिटेटर का। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा CLT, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर इज फॉलोइंग रोल प्ले, गेम्स, पेयर वर्क, लैंग्वेज एक्सचेंज एट्सेट्रा, विच मेथड इज ही यूजिंग, कि एक टीचर है वो रोल प्ले, गेम्स, पेयर वर्क, लैंग्वेज एक्सचेंजेज, यहाँ पर कोमा आएगा, यहाँ पर के बाद यहाँ पर पेयर वर्क के बाद यहाँ पर कोमा आएगा, तो यहाँ पर लैंग्वेज एक्सचेंजेज, यानी कि इस तरह की कुछ हमें एक्टिविटीज़ दे रखी है कि एक टीचर इन एक्टिविटीज़ का यूज कर रहा है, तो वो टीचर कौन से मेथड का यूज कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जब हमने डिस्कस किया था टीचिंग मेथड्स को तब हमने डिस्कस किया था कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है CLT में, क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। सो हमारा राइट आंसर होगा CLT, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन इज सोट, यानी कि कौन सा मेथड है जिसमें हमें सीधे ही नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हमने देखा था कि डायरेक्ट मेथड, तब हमने डिस्कस किया था कि जब डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम पढ़ाते हैं तब हम उन्हें नेटिव स्पीकर के लाइक प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं,
यानी इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं और उस तरह ही उन्हें बोलना सिखाते हैं जैसे कि अंग्रेज़ बोलते हैं। सो यहाँ पर अगर नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन की बात आए तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नेचुरल मेथड, जो कि डायरेक्ट मेथड का ही दूसरा नाम है। सो हमारा राइट आंसर होगा डायरेक्ट मेथड यानी नेचुरल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पैसिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि हमें यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग के पैसिव स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन कौन से स्किल है जिन्हें हम पैसिव स्किल के नाम से जानते हैं, यानी जिन्हें हम केवल और केवल रिसीव करते हैं, प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करते, यानी कि टीचर्स यानी कि जो लर्नर्स है उस टाइम एक्टिव नहीं रहते। तो फर्स्ट ऑप्शन है रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग तो सही है लेकिन राइटिंग हमारा एक्टिव स्किल है, सो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग पैसिव है बट स्पीकिंग एक्टिव स्किल है। यहाँ पर है स्पीकिंग एंड राइटिंग, यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ही एक्टिव स्किल है ना कि पैसिव स्किल, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है फोर्थ, जो कि है लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी कि रीडिंग और लिसनिंग है वो हमारे पैसिव स्किल्स होते हैं, इन्हें हम रिसिप्टिव स्किल के भी नाम से जानते हैं। एंड जो यहाँ पर हमें जो दिए हैं यानी कि थर्ड हमारा ऑप्शन है स्पीकिंग एंड राइटिंग का, ये एक्टिव स्किल है, इन्हें हम एक्टिव स्किल के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा हम इन्हें प्रोडक्टिव स्किल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, यानी बोलते हैं तब हम अपने आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और उसके अलावा जब हम लिखते हैं तब भी हम कुछ जनरेट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर हम अगर एक्टिव स्किल की बात करें तब राइट आंसर होगा स्पीकिंग एंड राइटिंग, एंड अगर हम पैसिव की बात करें तब हम यहाँ पर आंसर करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहाँ पर हम लिसनिंग एंड रीडिंग। यहाँ पर हमसे पैसिव स्किल की बात की गई है तो हमारा राइट आंसर होगा लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स, कि यहाँ पर हमारे जो स्किल्स है उनका ऑर्डर पूछ लिया गया है कि कौन सा स्किल पहले आता है और कौन सा लास्ट में, और उसके दोनों यानी कि सबसे पहले बच्चे कौन सा स्किल सीखते हैं, उसके बाद कौन सा स्किल सीखते हैं, उसके बाद और फिर उसके बाद कौन सा सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने जब यहाँ पर स्किल्स को पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था दोनों ही स्किल्स, यानी कि हमारे जो चारों स्किल्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो वो हमने देखा था कि उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है LSRW, जिन्हें हम शॉर्ट में LSRW बोलते हैं, वैसे इनका पूरा नाम होता है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। तो अब हमें मैच करना है कि ये कहाँ मैच हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर लिसनिंग है स्पीकिंग है, बट यहाँ पर राइटिंग और रीडिंग का जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया गया है, सो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर है स्पीकिंग, ये तो फर्स्ट में ही रॉन्ग है, सो ये भी नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये लिसनिंग ये स्पीकिंग ये रीडिंग एंड राइटिंग। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझना है कि हम यानी जब सबसे पहले कोई भी लर्नर कोई भी स्किल सीखता है लैंग्वेज स्किल, तो आप पहले वो लिसनिंग सीखता है, उसके बाद स्पीकिंग सीखता है, देन रीडिंग सीखता है और लास्ट में वो राइटिंग सीखता है। ऐसे ही जब आप टीचर बन जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके स्कूल में आने वाले बच्चे किस तरह से लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करते हैं। सो आप देखेंगे कि बच्चे पहले सिर्फ सुनते हैं, यानी कि उन्हें बोलना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे बाद में बोलना सीखते हैं। उसके बाद जब वो स्कूल में आते हैं तब उन्हें समझाया जाता है, यानी पहले उन्हें जैसे ABCD सिखा रहे हैं, अगर हिंदी की बात करें तो उन्हें ANR सिखा देते हैं, यानी पहले उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। तो पहले वो अल्फ़ाबेट को पहचानना सीखते हैं, उसके बाद में वो उन अल्फ़ाबेट को लिखना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया है, और इसका हमारा राइट आंसर होगा नंबर 4, वो है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर प्राइमरी स्किल्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि प्राइमरी स्किल्स कौन से हैं, यानी कि कौन से स्किल्स हैं जिन्हें बच्चा सबसे पहले सीखता है। वैसे तो सारे स्किल्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी साथ साथ चलते हैं, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि जो प्राइमरी है, यानी कि अगर जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी उन स्किल्स को जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रीडिंग है, तो रीडिंग तो हमारा प्राइमरी नहीं है, ये तो सेकेंडरी स्किल है, बिकॉज ये स्कूल में जाने वालों को ही आता है, किसी भी अनपढ़ को ये स्किल नहीं आता। नेक्स्ट है राइटिंग, तो ये भी रीडिंग है, राइटिंग तो है ही नहीं। फिर है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे यानी कि अगर हम किसी अनपढ़ आदमी की भी बात करें तो भी वो सुनना और बोलना तो जानता है। और अगर प्राइमरी की बात करें तब इसका मीनिंग है कि जिन्हें हम सबसे पहले सीखते हैं, यानी कि एक बच्चा अगर 2 साल की उम्र में भी आ जाता है तो वो सुन सुन के सीख जाता है कि मुझे क्या बोलना है। सो वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग सीख जाता है, यानी सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है। तो हमारा राइट आंसर होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड डज फॉलो मास्टरी ऑफ 275 स्ट्रक्चर्स एंड 3000 रूट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें 275 स्ट्रक्चर्स हमें सिखाए जाते हैं और 3000 रूट वर्ड्स यहाँ पर हमें सिखाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल अप्रोच को, तब हमने देखा था वहाँ पर कि हमें स्ट्रक्चर्स सिखाए जाते हैं, जैसा कि एक वर्ड यहाँ पर दिया भी गया है। तो जैसा कि स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर अप्रोच है उसमें हमें स्ट्रक्चर्स सिखाए जाते हैं, और यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर इनके कहने का मीनिंग है कि अगर हम पूरे दिन की बात करें तो तो जनरली जिन स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, तो कोई भी एक कॉमन ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में 275 स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम यूज करता है, और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बार बार रिपीटेटिव होते रहते हैं, रिपीट होके यूज होते रहते हैं। तो अगर कोई भी लर्नर है वो 275 स्ट्रक्चर अगर सीख लेता है, ये यानी 275 स्ट्रक्चर्स अगर सीख लेता है, और अगर 300 यानी 3000 रूट वर्ड, तो उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए, यानी कि उन्होंने खुद अपनी डिक्शनरी बनाई और उसमें उन्होंने 3000 रूट वर्ड्स लिखे, जिनमें बताया गया कि अगर इन वर्ड्स को लर्नर्स सीख लेते हैं तो वो उनके अंदर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो डेवलप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यानी कि ये जो विशेषता है, ये जो करैक्टरिस्टिक है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच का। इसके अलावा जब हम बात करते हैं डॉक्टर वेस्ट के मेथड की, तब हमने देखा था कि वहाँ पर 1158 वर्ड्स उन्होंने स्पीकिंग के लिए बहुत बताए थे, और उन्होंने कहा था कि 5000 वर्ड्स है वो रीडिंग के लिए बहुत है। तो अगर हम उनकी बात करें तब उन्होंने 1158 यानी कि 1158 वर्ड स्पीकिंग के लिए बहुत बताए थे, और उन्होंने कहा था, उन्होंने अपनी डिक्शनरी बनाई थी और उसमें कहा था कि 5000 वर्ड्स है वो रीडिंग के लिए काफ़ी है। तो आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं और 3000 रूट वर्ड्स की बात करते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच की करैक्टरिस्टिक है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है 20 क्वेश्चन। ये है, विच मेथड डज फॉलो कंट्रोल्ड वोकेबलरी 1158 वर्ड्स फॉर स्पीकिंग एंड 5000 वर्ड्स फॉर रीडिंग, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये जो करैक्टरिस्टिक है वो है डॉक्टर वेस्ट के मेथड की। यानी जो डॉक्टर वेस्ट थे, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, उन्होंने डॉक्टर वेस्ट मेथड दिया था, जिसे हम रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये उन्होंने दिया था डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ पर जो लर्निंग कराई जा रही थी वो डायरेक्ट लैंग्वेज में कराई जा रही थी और उससे बच्चे अनयूजफुल चीज़ें सीख रहे थे। तो इन्होंने अपना जो मेथड दिया, तब उन्होंने कहा कि यानी कि 1158 वर्ड है वो स्पीकिंग के लिए बहुत है। अगर इतने वर्ड्स कोई बोलना सीख जाता है तो ये बहुत है, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ कन्वर्जेशन की बात करें तब उनमें हम मैक्सिमम एक दिन में ये 1158 वर्ड ही यूज करते होंगे, और इसमें जो मैक्सिमम वर्ड होते हैं वो रिपीटेटिवली यूज होते रहते हैं। ये भी बहुत कम लोग ही करते होंगे, मुश्किल से हम दिन में 200 400 500 वर्ड्स यूज करते होंगे। और रीडिंग के लिए ये वर्ड्स बहुत है, यानी कि अगर हम कोई चैप्टर भी पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वही चीज़ें बार बार रिपीट होकर हमारे सामने आती रहती है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर वेस्ट्स
न्यू मेथड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फाइनली यानी कि मैं अब कहना चाहूँगी आपको कि अगर आपकी तैयारी को आप परखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज यहाँ पर हम रीड का पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। जैसे ही हमारी इंग्लिश कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम साइकोलॉजी और हिंदी की क्लासेज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।